ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। ऑलरेडी अपन ये टॉपिक कवर कर चुके हैं, तो एक बार थोड़ा फास्ट में अपन सारे क्वेश्चंस देख लेते हैं। ओके, तो मैंने ये कहा था कि टेबल है। सबसे पहले अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी वैल्यूज आती है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको ये टेबल प्रिपेयर कर लेना है। 5 to 15 जो है वो कहाँ पर आएगा। तो मैं एक तरीका बता देता हूँ बच्चों, ठीक है ना, एक तरीका मैं बता दे रहा हूँ, आप उसको इम्प्लीमेंट करके देखो। याद करने के लिए जिन बच्चों को ऐसे याद करने में दिक्कत आती है, आप अपने हिसाब से बना लेना। बस मैं एक तरीका बता दे रहा हूँ कि अगर कहीं पर डिजिट याद करनी है तो कैसे याद करोगे, ठीक है। तो मैं एक तरीका बता दे रहा हूँ। तो तरीका ऐसा है कि आप क्या करो, 0 से लेकर के 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ठीक है। तो ये 0 से 9 तक की जो डिजिट है, ठीक है ना, 0 से, एक बार क्वेश्चन सारे देख लो फिर अगली क्लास से। 0 से 9 तक की जो डिजिट है, इनको एक कोड असाइन कर देते हैं। जैसे 0 को एस असाइन कर दिया, 1 को टी या डी असाइन कर दिया, 2 को मैंने एन किया है, 3 को एम, 4 को आर, 5 को एल किया है मैंने, 6 को जे, 7 को के, इसको पी या बी दिया है, इसको मैंने वी और एफ दिया हुआ। एक बार मेहनत करनी होती है, आप क्या करो, इसको कोडिंग डिकोडिंग कहते हैं। एक बार या तो आप अपने हिसाब से, ठीक है ना, आप अपने हिसाब से एक वैल्यू को याद कर लो, कोई भी एक वैल्यू याद कर लो, किसी भी एक टेक्स्ट बुक याद कर लो, आपका अप्रॉक्सीमेट में आंसर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करो, कोडिंग डिकोडिंग बना लो, ठीक है। अब कोडिंग डिकोडिंग बनाने के बाद आपको कोई भी चीज याद करना बहुत ईजी जाएगा। जैसे मान लो 515 याद करना है, ठीक है। तो 5 की अगर हम बात करते हैं तो 5 का कोड क्या है, एल। 1 का अगर हम बात करते हैं तो टी या डी ले सकते हो, ठीक है। तो मान लो मैंने डी लिखा, ये लिख दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एलडीएल हो गया, ठीक है। तो हमने क्या देखा, एलडीएल जो होता है बच्चों वो होता है लो डेंसिटी लिपिड। तो हमने देखा कि जो एक्स एम्प्लॉय है, ठीक है, जो पुराने एम्प्लॉय हैं, जो रिटायर हो गए हैं, ऐसे एम्प्लॉय के में लो डेंसिटी लिपिड जो है, ठीक है, लो डेंसिटी लिपिड बहुत ज्यादा होता है। तो आपको क्या होगा कि ये एलडीएल और एम्प्लॉय याद होगा, इसका मतलब 5 से 15 से क्या कोरिलेट हो जाएगा, आपका एक्सीलेंट जो है वो आपको कोरिलेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप, हाँ, आप कोई भी अपनी ट्रिक से याद रख सकते हो, बस आपको याद रहना चाहिए कि हाँ एग्जैक्टली कौन सी रेंज किसमें आ रही है। जैसे मैं बोलता हूँ सपोज ये वाला कर लो, ज्यादातर जब भी क्वेश्चन आते हैं तो ये वाले टेबल से सही हो जाते हैं, ठीक है। तो 5 से 15 अगर आपने याद कर लिया कि एलडीएल जो है वो एक्स एम्प्लॉय, ठीक है, ये कोड डिकोड बना दिया। एक बार याद करना पड़ता है इसको, आप अपने मन से कुछ और भी ले सकते हो। तो मैंने अपने मन से एक कोड डिकोड बनाया हुआ है, मैंने हर किसी को एक अल्फाबेट दे दिया। अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैंने एलडीएल लिख लिया तो ऑटोमेटिकली एल का मतलब मेरा 5 होगा, डी का मतलब मेरा 1 होगा, और इस एल का मतलब तो ये क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 5 से 15। तो मैंने बोला लो डेंसिटी लिपिड एक्स एम्प्लॉय में बढ़ जाता है। तो एक्स एम्प्लॉय से मेरे को क्या हो जाएगा, एक्स एम्प्लॉय से अगर हमने बात की, ठीक है ना, तो एक्स एम्प्लॉय से अगर हमने बात किया तो क्या हो जाएगा, एक्सीलेंट, ठीक है। अब ऐसे ही मान लो इसको अगर हमको डिजाइन करना है, ठीक है ना, अगर इसके लिए हमको डिजाइन करना है तो सपोज ये 1 है और ये 2 है, ठीक है। तो 2 को हमने क्या दिया है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर अगली डिजिट जो है वो आपको कहां से कहां तक दिखा रहा है, ये 12 to 16, ठीक है। तो 12 to 16 की अगर हम बात करते हैं तो हमको ये वाली लास्ट वाली वैल्यूज मोस्टली याद होना चाहिए। फिर भी आप इस कोडिंग डिकोडिंग से याद करना चाहते हैं तो यहाँ से एक वर्ड बना देते हैं, ठीक है। तो हमको किसको कोरिलेट करना है, गुड को कोरिलेट करना है, ठीक है। चलो, तो हमने क्या बोला कि 3 लोग ताजमहल देखने गए और ताजमहल देख के उन्होंने क्या बोला, ताजमहल बहुत अच्छा है, बहुत, है ना, ताजमहल इज वेरी गुड, ठीक है। तो 3 लोगों ने ताजमहल को क्या बोला, वेरी गुड बोला। तो आपको इससे क्या कोरिलेट हो जाएगा, ताजमहल कोरिलेट हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपको 18 से 21 का बनाना है, ठीक है, तो यहाँ पर 8 को आप क्या दे सकते हो, ठीक है ना, और इसको आपने क्या दिया था, 1 को, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये कोड बन गया टीवी और एनटी, ठीक है ना। तो इसको आप ऐसे कर दो, टीवी और नेट, ठीक है ना। तो टीवी, टेलीविजन और नेट की फैसिलिटी हम कहते हैं आजकल सभी के पास होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये फेयर बात है, कोई गलत बात नहीं कह रहे, ठीक है ना। तो हम क्या गवर्नमेंट को क्या बोल रहे हैं कि एटलीस्ट एवरीवन हैविंग टीवी एंड नेट फैसिलिटी, है ना, ये जो डिसीजन होगा ये फेयर डिसीजन होगा, और ये, है ना, आप पार्लियामेंट में बोलो या कहीं भी बोलो, ये डिसीजन पास भी हो गया। तो टीवी और नेट, ठीक है ना, फेयर एंड पॉसिबल डिसीजन, ठीक है। तो कोई भी एक वैल्यू, मैं आपको तरीका सिखा रहा हूँ, ठीक है ना, आपको कहीं से भी जो भी एक रेफरेंस वाला आपको लगता है वो टेबल याद कर लो, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर कहीं से भी याद करोगे, आपका क्वेश्चन गलत नहीं है, ठीक है ना। वेरिएबिलिटी है क्योंकि हर एक बॉडी जो है अलग अलग बॉडीज है, ठीक है ना, वो अलग अलग उसको फॉलो करती है। तो किसी में कुछ दिया है, किसी में कुछ दिया हुआ, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन को सॉल्व करना, जनरली अगर आपको किसी की वैल्यू याद है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने एक तरीका बताया कि इस तरीके से आप किसी का भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे 23 से 35 बनाना है तो 2 का भी मैंने बताया कि भाई कहीं पे 2 लिखा है तो उसका क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। 3 है तो क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इससे जैसे मान लो अब मैंने इससे एन और एम से एक वर्ड बना दिया नेम, और इससे क्या बना दिया, एम एल ए। तो नेम की लिस्ट कौन बनाएगा, एमएलए। किन लोगों की नेम की लिस्ट एमएलए बनाएगा, जो गरीब है, उनको बेनिफिट देना है गवर्नमेंट को, ठीक है। तो नेम की लिस्ट एमएलए बनाएगा जो लोग कैसे हैं, गरीब है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी को भी कोरिलेट कर सकते हो। तो इट इज वन ऑफ द मेथड। तो मैंने ये मेथड आपको सिखा दी कि आपको अगर अप्लाई करना है, ठीक है, तो आप इस मेथड को भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट याद होता है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद होता है, ठीक है, तो आप ये कर सकते हो। कोई भी, मैंने क्या बोला, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आप कहीं का भी किसी भी एक जगह का रेफरेंस लेके याद कर लो, ठीक है। थोड़ा बहुत ही चेंजेस है, कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, ठीक है। अलग अलग जो बॉडीज हैं, ठीक है, वो अलग अलग वैल्यूज यूज करती हैं।
तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में वही पूछा गया था कि 26 से 31, तो हम देखेंगे 26 से 31 जो आएगा ये पुअर वाली कैटेगरी में आएगा। तो जब आपको टेबल याद होगा तो ऑटोमेटिकली इस टाइप के क्वेश्चन से आपके सही होते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन है आपके, ठीक है, जैसे 30 से 40 ये वाला तो इजी है, ठीक है ना। 30 से 40 है मतलब ये पॉसिबल की रेंज में आएगा, ठीक है। ये वाला टेबल भी याद कर लेना, ठीक है। ये गुड नहीं पॉसिबल होगा, गलत मार्क हो गया, ठीक है। तो लेस देन 25 है तो एक्सीलेंट है, 25 से 30 है तो गुड है, 30 से 40 है तो पॉसिबल है, मोर देन 40 है तो वेरी पुअर है, ठीक है। चलो तो टेबल वाले आपको करना है। इसके बाद आप बताओ, जल्दी बताओ, इफ द ट्रू डेंसिटी ऑफ द टाल्क इज 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब देन द बल्क डेंसिटी ऑफ द टाल्क विल बी। जल्दी बताओ, अगर ट्रू डेंसिटी ये है तो बल्क डेंसिटी इससे ज्यादा होगी कि कम होगी, ठीक है। बल्क डेंसिटी इससे ज्यादा होगी कि कम होगी, जल्दी रिप्लाई करो, बल्क डेंसिटी ज्यादा होगी या कम होगी, ठीक है। गुड। तो बल्क डेंसिटी जो होगी वो हमेशा क्या होगी, कम होगी, लेस देन 2 पॉइंट, क्योंकि मैंने पहले कहा था ट्रू डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, देन ग्रेनुलर डेंसिटी, देन बल्क डेंसिटी, ठीक है। तो याद रखना इसकी जो वैल्यू आएगी, अगर ट्रू डेंसिटी 2.7 है तो इसकी जो भी वैल्यू आएगी ग्रेनुलर बल्क डेंसिटी वो लेस देन 2.7 होगी। तो जिन्होंने भी बी लगाया था वो गलत है, अगर कहीं पे ये मार्क हो गया है तो गलती से मार्क को करेक्ट कर लेना, उसको क्या करना, लेस देन 2.7, ठीक है। तो वो आंसर शीट में गलत मार्क हो गया है, ठीक है। इसलिए मैंने बताने के लिए आपको बता दिया कि देखना कहीं पर आंसर शीट में गलत मार्क हुआ है तो ग्रेटर देन नहीं है, वो लेस देन, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। लेस देन है, गलत मार्क हो गया, लेस देन 2.7 करना। चलो तो ऐसी कुछ एग्जांपल देखो, जैसे मान लो किसी की बल्क डेंसिटी देखो, इसकी देखो बल्क डेंसिटी 1 है लेकिन इसकी ट्रू डेंसिटी देखोगे तो 6.9, तो ट्रू डेंसिटी ऑलवेज बी ग्रेटर देन बल्क डेंसिटी या बल्क डेंसिटी ऑलवेज बी लेस देन ट्रू डेंसिटी, ठीक है। ओके, ट्रू डेंसिटी आप किससे निकालोगे, हीलियम डिस्प्लेसमेंट से निकालोगे, ठीक है। ट्रू डेंसिटी किससे निकालोगे आप, हीलियम डिस्प्लेसमेंट मेथड से। The term light as applied to the pharmaceutical powder means, ठीक है, अगर आपने किसी को लाइट बोल दिया है तो उस लाइट का मतलब क्या होगा, उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी कि कम होगी, ठीक है। जल्दी बताओ, लाइट मींस क्या होगा, अगर कहीं पर लाइट वर्ड यूज किया हुआ है, ठीक है, इसका क्या मतलब है, डेंसिटी, लाइट मटेरियल की डेंसिटी ज्यादा होगी कि लाइट मटेरियल की डेंसिटी कम होगी। जल्दी बताओ, अगर कहीं पर डेंसिटी वर्ड यूज किया है तो डेंसिटी का क्या मतलब होगा, ठीक है। तो अगर लाइट वर्ड किया मतलब हल्का है, हल्का मतलब उसकी डेंसिटी कैसी होगी, लो बल्क डेंसिटी, ठीक है। हल्का मटेरियल, अगर कोई हल्का मटेरियल है तो उसकी जो डेंसिटी होगी वो कम होगी, ठीक है। ओवरऑल डेंसिटी जो होगी वो क्या होगी, कम होगी। चलो अगले पॉइंट पे चलते हैं। The term light is applied for the pharmaceutical powder means low bulk density या large bulk volume, और heavy जब भी आप यूज करोगे means high bulk density और small volume, ठीक है। पोरोसिटी ऑफ पोरस पाउडर इज डिफाइंड एज, पोरोसिटी को कैसे डिफाइन करोगे, जल्दी बताओ, पोरोसिटी को कैसे डिफाइन करोगे, करेक्ट फॉर्मूला क्या है पोरोसिटी का, जल्दी बोलो, पोरोसिटी ऑफ पोरस पाउडर, पोरोसिटी ऑफ पोरस पाउडर, ठीक है। पोरोसिटी ऑफ पोरस पाउडर को क्या बोलोगे आप, तो पोरोसिटी क्या होता है, वाइड वॉल्यूम डिवाइडेड बाय बल्क वॉल्यूम, वाइड वॉल्यूम डिवाइडेड बाय बल्क वॉल्यूम, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज बी। पोरोसिटी को कैसे डिफाइन करोगे आप, वाइड वॉल्यूम डिवाइडेड बाय बल्क वॉल्यूम, ठीक है। पोरोसिटी वाइड वॉल्यूम, और वाइड वॉल्यूम क्या होता था, हमने वाइड वॉल्यूम भी पढ़ा था, वाइड वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, बल्क वॉल्यूम माइनस ट्रू वॉल्यूम, ठीक है। तो वाइड वॉल्यूम क्या होता है, बल्क वॉल्यूम माइनस ट्रू वॉल्यूम, और जो पोरोसिटी होती है, पोरोसिटी होती है जो बच्चों, ये यूनिट लेस होती है, इसकी कभी भी कोई भी यूनिट नहीं होगी, तो ये भी याद रखना, इट इज यूनिट लेस, ठीक है। चलो अगले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो याद रखना पोरोसिटी का फॉर्मूला बल्क वॉल्यूम माइनस ट्रू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय बल्क वॉल्यूम। हीलियम पिक्नोमीटर इज यूज्ड टू डिटरमाइन, ठीक है। हीलियम पिक्नोमीटर हम कहां पर यूज करते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली सारे ऑप्शन अलग अलग दिए हैं, हीलियम पिक्नोमीटर जनरली वी हैव टू यूज फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ डेंसिटी, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज बी। तो हीलियम पिक्नोमीटर जो है वो आप ट्रू डेंसिटी में यूज करोगे, तो यहां पर आप गैस डिस्प्लेसमेंट मेथड भी यूज कर सकते हो, उसमें हीलियम और नाइट्रोजन भी यूज कर सकते हो, लिक्विड डिस्प्लेसमेंट भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना, और हीलियम पिक्नोमीटर। तो याद रखना ट्रू डेंसिटी में आप हीलियम या नाइट्रोजन गैस डिस्प्लेसमेंट यूज कर सकते हैं, लिक्विड डिस्प्लेसमेंट भी यूज कर सकते हैं। लिक्विड डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने बताया था कि मटेरियल जो है वो है ना लिक्विड में डिसॉल्व नहीं होना चाहिए, ठीक है, नॉन पोलर काइंड ऑफ मटेरियल होना चाहिए, एंड दिस इज हीलियम पिक्नोमीटर। हॉजनर रेशियो क्या होता है, जल्दी बताओ, हॉजनर रेशियो क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, हॉजनर रेशियो क्या होता है, ठीक है। हॉजनर रेशियो क्या होता है, टैप डेंसिटी बाय बल्क डेंसिटी, ठीक है। हॉजनर रेशियो क्या है, टैप डेंसिटी बाय बल्क डेंसिटी, तो करेक्ट आंसर इज ए, ठीक है। ये भी याद रखना। व्हिच डेंसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द मास ऑफ ग्रेनुलर पाउडर एंड द मास ऑक्यूपाइड बाय द ग्रेनुलर टुगेदर विद इन इस इंटर पार्टिकुलर, ये मास नहीं है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, ठीक है, दैट इज वॉल्यूम, ठीक है। तो ग्रेन्यूल का मास ले रहा है, ग्रेन्यूल का वॉल्यूम ले रहा है, इसका मतलब है कि कौन सी डेंसिटी होगी, दैट इज ग्रेनुलर डेंसिटी। बहुत इजी सा क्वेश्चन है तो ग्रेनुलर वेट डिवाइड बाय ग्रेनुलर वॉल्यूम, ये याद रखना। इसको किससे डिटरमाइन करते हैं, मरकरी डिस्प्लेसमेंट से। ग्रेनुलर डेंसिटी इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ मरकरी डिस्प्लेसमेंट। व्हिच इज द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क डेंसिटी, बल्क डेंसिटी का उल्टा क्या होगा, ठीक है, बल्क डेंसिटी का उल्टा क्या होगा, ठीक है। तो हमने देखा था बल्क डेंसिटी का उल्टा क्या होगा, बल्क वॉल्यूम, ठीक है, और बल्क वॉल्यूम को तो क्या बोलते हैं, बल्कीनेस, ठीक है। डेंसिटी का उल्टा क्या होता है, वॉल्यूम, ठीक है ना, इसका उल्टा क्या होगा, बल्क वॉल्यूम, और बल्क वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, बल्कीनेस बोलते हैं, ठीक है। तो बल्कीनेस इज अ रेसिप्रोकल ऑफ बल्क डेंसिटी। हाई
रिपोज एंगल, एंगल ऑफ रिपोज है, हाई एंगल ऑफ रिपोज ऑफ द ग्रेन्यूल इंडिकेट, अगर एंगल ऑफ रिपोज की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, बल्क डेंसिटी, पोरोसिटी, रफनेस और स्मूथनेस, क्या रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना, ठीक है, इट रिप्रेजेंट, अगर वैल्यू हाई है मतलब रफनेस, ठीक है, तो एंगल ऑफ रिपोज हमने क्या देखा था, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स h by r, ठीक है, क्या देखा था, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स h by r, तो हमने बोला था एक गुड फ्लो के लिए थीटा कम होना चाहिए, h कम होना चाहिए और r ज्यादा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलो, द रेशियो ऑफ वाइड वॉल्यूम टू बल्क वॉल्यूम इज नोन एज, वाइड टू बल्क, वाइड वॉल्यूम टू बल्क वॉल्यूम को क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज पोरोसिटी, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, तो इसको क्या बोलेंगे आप, पोरोसिटी। The fraction of the total volume occupied by the free space between the particle is called, ठीक है, तो total fraction of total volume occupied by the free space, total volume occupied by the free space means wide, तो अगर आप wide to bulk volume ratio देख रहे हैं, this is known as porosity, ठीक है, ये भी इजी क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज चेंज हुई है उसी की, ठीक है। अगले पॉइंट पे चल जाओ, इज द रोम्बोहेड्रल पैकिंग परसेंटेज ऑफ पोरोसिटीज, रोम्बोहेड्रल हमने बोला था, इसको कैसे याद किया था, रूम में, ठीक है ना, जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है या रूम में आपको टेम्परेचर कितना मेंटेन करके रखना है, अराउंड 26 और 48 पर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्यूबी, ठीक है, रोम्बोहेड्रल है तो 26%। चलो तो याद रखना, रोम्बोहेड्रल है तो 26, ओपन लूजेस क्यूबिक पैकिंग है तो 48%, और अगर एग्रीगेशन वगैरह है तो मोर देन 50% याद रखना। मरकरी डिस्प्लेसमेंट मेथड यूज फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ, मरकरी किसमें यूज होती है, ठीक है, मरकरी को ऐसे याद रख लेना, मरकरी का सिंबल जो होता है वो क्या होता है, Hg, ठीक है ना, और ये जी से क्या याद रखना, ग्रेनुलर, ठीक है, तो कभी भूलोगे नहीं, ऐसे करके याद रखना, तो मरकरी जब भी आएगा तो कौन सी डेंसिटी होगी, ग्रेनुलर डेंसिटी। चलो 48% ऑफ पोरोसिटी, क्या होगा आंसर, 48% पोरोसिटी अकर इन दिस टाइप ऑफ द पैकिंग, ठीक है, तो 48% मतलब क्यूबिक पैकेजिंग, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, क्यूबिक पैकेजिंग। हो गया, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, क्यूबिक पैकेजिंग, ठीक है, रोम्बोहेड्रल नहीं होगा, गलत मार्क हो गया, क्या होगा, क्यूबिक पैकेजिंग, ठीक है, तो क्यूबिक का याद रखना 48%। विच वन इज नॉट द टाइप ऑफ डेंसिटी, इसमें से कौन सा जो है वो डेंसिटी नहीं है, ट्रू, बल्क, ग्रेनुलर पढ़ा है, वॉल्यूम तो अलग ही टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, तो नॉट पूछा है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, चलो ट्रू डेंसिटी पढ़ी हमने, बल्क डेंसिटी पढ़ी, ग्रेनुलर पढ़ी, ट्रू को ही हम टैब यूज करते हैं, बल्क के लिए हम फ्लफ वर्ड यूज करते हैं, तो वो भी याद रखना, ठीक है, लिख लो चाहो तो यहाँ पर, ठीक है, ये इसी के लिए हम वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, ट्रू के लिए ही कई बार हम टैब वर्ड यूज करते हैं और बल्क के लिए ही कई बार हम फ्लफ डेंसिटी वर्ड यूज करते हैं। Which is not a type of packing arrangement, इसमें से कौन सा पैकिंग अरेंजमेंट नहीं है, क्लोजेस, लूजेस, रोम्बोहेड्रल और ट्रायंगुलर, ठीक है, कौन सा पैकिंग अरेंजमेंट नहीं है, जल्दी बताओ कौन सा पैकिंग अरेंजमेंट नहीं है, इनमें से कौन सा है जो पैकिंग अरेंजमेंट नहीं है, ट्रायंगुलर कोई पैकिंग अरेंजमेंट नहीं है, ठीक है ना, क्लोजेस हमने रोम्बोहेड्रल देखा था, लूजेस की अगर हम बात करें तो क्यूबिक थी, ठीक है, तो ट्रायंगुलर कोई भी ऐसा अरेंजमेंट नहीं। द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू फ्लो और पोर इजीली ओवर अ प्लेन इज कॉल्ड, अगर कोई मटेरियल को हम कहीं से गिरा रहे हैं, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलेंगे हम, डिस्पर्सिबिलिटी, हॉजनर, कार्स या ऑल ऑफ दिस, ठीक है, तो फ्लो प्रॉपर्टी यू कैन, ठीक है ना, तो फ्लो प्रॉपर्टी को आप किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा एक्यूरेसी जो है, द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू फ्लो और इजीली ओवर द प्लेन इज डिस्पर्सिबिलिटी, लेकिन अगर हम बात करते हैं फ्लो की, ठीक है ना, तो फ्लो कैन बी एक्सप्लेन बाय हॉजनर रेशियो और कार्स इंडेक्स, तो ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन हो गया, ऐसे केस में जो बच्चा ऑल ऑफ दिस देगा वो भी सही देना पड़ेगा, डिस्पर्सिबिलिटी देगा वो भी सही होगा, क्योंकि फ्लो को डिस्पर्सिबिलिटी भी बताता है और फ्लो को ये सारे पैरामीटर भी इंडिकेट करते हैं, ठीक है, तो अगर आपने डीबी दिया होगा तो भी सही है, ठीक है, क्योंकि दोनों मटेरियल फ्लो करते हैं, लेकिन ज्यादा एक्यूरेसी की बात करूं तो डिस्पर्सिबिलिटी है, लेकिन अगर ऐसा कभी कुछ आया तो आंसर में हमको दोनों कंसीडर करने पड़ेंगे, क्योंकि सारे ही पैरामीटर फ्लो के। पोरोसिटी इज एक्सप्रेस्ड इन, पोरोसिटी को आप कैसे एक्सप्रेस करोगे, परसेंटेज में, मिलीमीटर में, ग्राम में, न्यूटन में, ठीक है, डिस्पर्सिबिलिटी मतलब स्प्रेड होना, ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ए, परसेंटेज, ठीक है, तो पोरोसिटी अपन देखे थे वाई डिवाइडेड बाय बल्क वॉल्यूम, पोरोसिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, और पोरोसिटी जो होती है वो यूनिट लेस क्वांटिटी होती है, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती, इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन द पार्टिकल साइज, अगर पार्टिकल साइज डिक्रीज करोगे, ठीक है ना, तो कौन सी चीज बढ़ जाएगी, ठीक है, टैप वॉल्यूम बढ़ जाएगा, बल्कीनेस बढ़ जाएगी, टैप डेंसिटी बढ़ जाएगी, क्या बढ़ेगी, ठीक है, अगर आप साइज इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम जो है वो बढ़ता जाएगा, मतलब बल्कीनेस जो है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है, तो बल्कीनेस हमने देखा था कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बल्क डेंसिटी के, साइज कम करते हो तो वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, ठीक है, देखो एक चीज और लिखा है यहाँ पे, इन्फॉर्मेशन है वो भी देख लो, ठीक है, इट इज एन इंपॉर्टेंट कंसीडरेशन इन द पैकेजिंग ऑफ पाउडर, द बल्क डेंसिटी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना, इसकी बल्क डेंसिटी कितनी है बच्चों, 0.1 से 1.3, एंड द लाइटेस्ट और द बल्किएस्ट टाइप वुड रिक्वायर्ड, जो सबसे बल्की, सबसे ज्यादा वॉल्यूम वाला जो होगा, कंटेन अबाउट 13 टाइम लार्जर देन नीडेड फॉर द हेवीएस्ट वैरायटी,
ठीक है ना। तो अगर इन्हें कहा कि भाई दो टाइप के मटेरियल ले लो, एक यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो किसी को, कि मान लो उसने कहा कि दो टाइप के मटेरियल ले लो, ठीक ना, एक लो डेंसिटी वाला ले लेते हैं, ठीक है, लो डेंसिटी, और एक ले लेते हैं हम हाई डेंसिटी वाला, ठीक है। लो डेंसिटी वाला मतलब ये बल्की मटेरियल कहलाएगा, और हाई डेंसिटी वाला क्या कहलाएगा, हैवी मटेरियल कहलाएगा, ठीक है। तो हमने कहा लो डेंसिटी वाला मतलब जिसका वॉल्यूम ज्यादा होता है, हाई डेंसिटी वाला जिसका वॉल्यूम कम होता है। तो बोल रहा है कि लो डेंसिटी वाले मटेरियल जो है, ठीक है ना, उसको जो कंटेनर का साइज लगेगा वो 13 टाइम लार्जर लगेगा, 13 गुना बड़ा कंटेनर चाहिए होगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल से समझाया, तो बस समझने के लिए याद रख लो, कभी कोई ऐसा स्टेटमेंट आ गया तो याद रखना, ठीक है, कि अगर हमारे पास सेम मटेरियल का लो डेंसिटी हाई डेंसिटी है, तो लो डेंसिटी वाला मटेरियल जो है बहुत ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, बल्कि इंक्रीजेस द डिक्रीज इन द पार्टिकल साइज, ठीक है। एक इंफॉर्मेशन है, पॉइंट लिखा हो किताब में तो वो भी याद कर लो। कास्ट कंसोलिडेशन इंडेक्स इज इनडायरेक्टली रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो कास्ट इंडेक्स किस किस से रिलेटेड होता है, कोहेसिवनेस, फ्लो रेट, मॉइस्चर कंटेंट, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो अगर हम कास्ट इंडेक्स की बात करते हैं, तो कास्ट इंडेक्स जो बताता है वो क्या बताता है, फ्लो रेट को बताएगा, ठीक है ना। नहीं, ये किसको बताएगा, फ्लो रेट को बताएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको एक्यूरेसी की तरफ जाना है, ठीक है, कि कास्ट इंडेक्स डायरेक्टली किसके बारे में बताता है, रिलेटिव फ्लो रेट के बारे में बताता है। कई जगह ऑल ऑफ दिस दिया होगा, ठीक है ना, लेकिन मॉइस्चर कंटेंट नहीं बताता। आपको कास्ट इंडेक्स से ये नहीं पता चलेगा कि इसके अंदर 5% मॉइस्चर है, 10% मॉइस्चर है, मॉइस्चर कंटेंट नहीं बताएगा, ठीक है ना। वो क्या बताएगा, फ्लो रेट को ही बताएगा। फ्लो रेट कम आ रहा है तो आप ये बोलोगे हो सकता है मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा हो कम, लेकिन आप यहाँ पर वो मॉइस्चर कंटेंट कैलकुलेट करके कभी भी नहीं देगा। तो करेक्ट आंसर है ना, फ्लो रेट याद रखना, ऑल ऑफ दिस दिया हुआ है, उसको आंसर में करेक्ट करना, ठीक है। इसको क्या कर लोगे, रिलेटिव फ्लो रेट कर लोगे, ठीक है। तो कास्ट इज इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द रिलेटिवली फ्लो रेट। आपको आइडिया लग सकता है कोहेसिवनेस वगैरह का, मॉइस्चर ऑफ कंटेंट का, लेकिन आप इसे कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो आंसर जो है वो बी ही रखना बच्चों, ठीक है ना। दिया है लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन गलत निकाल लिया आंसर देते समय, ठीक है। कहीं से भी अगर मैं आपको एक पाउडर दे दूं और कास्ट इंडेक्स निकालने के बाद मुझे बताओ 5% मॉइस्चर है क्या, तो ऐसा नहीं हो, ठीक है। इसीलिए कई बार किताबों में दे देते हैं लेकिन उन्हें कोरिलेशन गलत एस्टेब्लिश किया है, इससे आपको मॉइस्चर कंटेंट का कैलकुलेशन आप नहीं कर सकते। बस थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग सकता है, क्योंकि अगर किसी पाउडर का फ्लो अच्छा नहीं तो जरूरी नहीं कि हमेशा मॉइस्चर ही इसकी प्ले में रोल होगा। हो सकता है आपका पार्टिकल इरेगुलर हो सकता है आपका पार्टिकल रफ हो, तो उसकी वजह से भी आपका फ्लो अफेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो याद रखना, कास्ट इंडेक्स का जो रिलेशन है वो किसके साथ होगा, हमेशा फ्लो के साथ ही होगा। इफ द हॉजनर रेशियो वैल्यू इज इन बिटवीन 1.05 से लेकर के 1.18 देन फ्लो विल बी, ठीक है ना। ये टेबल याद करना है, ठीक है ना। अपन देखिए सबसे क्लोज वाली वैल्यू 1 के आसपास वाली वैल्यूज है, ठीक है। तो आपको एक टेबल है, ये टेबल आपको याद रख लेना, 1.05 से 1.18 एक्सीलेंट होगा, ठीक है। तो ये लास्ट लास्ट के डिजिट याद कर लो, 0.05, 18, फिर यहाँ पे आ जाओ आपका लगभग 20 के आसपास, फिर 26, तो लास्ट लास्ट के डिजिट याद कर लोगे तो भी आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। एक बार इसको याद कर लेना। फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू डिटरमिनेशन ऑफ ट्रू डेंसिटी। इसमें से कौन कौन सी मेथड जो ट्रू डेंसिटी की, एक कोई मेथड जो ट्रू डेंसिटी की मेथड नहीं, ठीक है। कौन सी मेथड जो ट्रू डेंसिटी नहीं बताती, तो मरकरी से ट्रू डेंसिटी नहीं निकाल सकते, मरकरी से ग्रेनुलर डेंसिटी निकाल सकते हो, गैस डिस्प्लेसमेंट लिक्विड हीलियम, ठीक है, निकाल सकते हो। ये सब ट्रू की है, ये जो है वो ग्रेनुलर डेंसिटी की। तो करेक्ट आंसर इज डी, ठीक है। तो ट्रू डेंसिटी हम देख चुके हैं, सबसे निकाल सकते हैं। कॉमनली यूज मेथड फॉर कैरेक्टराइजिंग पाउडर फ्लो रेट। पाउडर फ्लो रेट के लिए आप कंप्रेसिबिलिटी से भी निकाल सकते हो, एंगल ऑफ रिपोर्ट से भी निकाल सकते हो, ठीक ना। फ्लो रेट थ्रू एन ओरिफिस, ठीक है। तो आप यहाँ पे सारी मेथड, ऑल ऑफ दिस आंसर जाएगा। 24 का आंसर क्या हो गया, ठीक है। जल्दी जल्दी रिप्लाई करो ना, स्लो रिप्लाई कर रहे हो लोग, है ना। बहुत इजी से क्वेश्चन है, फास्ट रिप्लाई करो। इफ द डेंसिटी इज हायर देन फ्लो रेट विल बी। अगर डेंसिटी ज्यादा तो फ्लो रेट क्या होगा, फास्ट रिप्लाई करो, फास्ट, ठीक है। तो फ्लो रेट क्या होगा, है ना। ये गलत आ रहा है बहुत सारे बच्चों को, कैसे, ठीक है। तो मैंने पहले ही कहा था डेंसिटी अगर ज्यादा है, ठीक है ना, तो फ्लो रेट अच्छा होगा, ठीक है। वॉल्यूम, पोरोसिटी अगर ये ज्यादा है तो फ्लो रेट पुअर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, डेंसिटी हायर है तो फ्लो रेट कैसा होगा, बेटर होगा, ठीक है। ये रिलेशन याद रखना। मैंने एक कॉटन और आयरन की बॉल का एग्जांपल भी दिया था कि कॉटन की बॉल ले लो, आयरन की ले लो, हायर द डेंसिटी बेटर द फ्लो रेट, ठीक है ना। पोरोसिटी में क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। इफ द पोरोसिटी इज, ये हो सकता है वो क्वेश्चन में इसलिए हमने दिया होगा कि हाइग्रोस्कोपिसिटी में भी अ फैक्टर अफेक्टिंग, इसलिए और अब भी सुनने वहां पर दे दिया होगा, ठीक है। बाकी इससे हम मॉइस्चर कंटेंट निकाल नहीं सकते। हाइग्रोस्कोपिसिटी फैक्टर अफेक्टिंग हो सकता है कि अगर किसी में मॉइस्चर है तो उसका फ्लो पुअर हो जाएगा, लेकिन आप कास्ट इंडेक्स मेथड से किसी का भी मॉइस्चर कंटेंट नहीं निकाल सकते। तो क्वेश्चन में अगर वो ये लिखते कि कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है तो सही होता है, तो वहां पे क्वेश्चन में क्या लिखा है कि यू कैन डिटरमाइन, तो डिटरमाइन तो नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग फ्रेम करते तो ये सही हो जाता है। इफ द पोरोसिटी इज लेस देन फ्लो रेट विल बी। अगर पोरोसिटी कम हो, ठीक है, सेम क्वेश्चन को थोड़ा सा टिल्ट किया, पोरोसिटी कम हो, ठीक है, पोरोसिटी कम हो, गुड, लगभग सभी का सही आंसर आ रहा है, ठीक है। तो हमने अभी देखा था डेंसिटी ज्यादा हो, ठीक है ना, और एक केस में हमने देखा था पोरोसिटी ज्यादा हो। अगर डेंसिटी ज्यादा तो फ्लो रेट अच्छा होगा, ठीक है, और पोरोसिटी ज्यादा तो फ्लो रेट कैसा होगा बच्चों, फ्लो रेट पुअर होगा। तो डेंसिटी ज्यादा इसका मतलब पोरोसिटी कम, डेंसिटी ज्यादा इसका मतलब पोरोसिटी कम, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा है पोरोसिटी इज लेस, तो पोरोसिटी लेस लिखा है मतलब आंसर कैसा जाएगा, बेटर, ठीक है। जिन बच्चों ने भी बी दिया तो ध्यान देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पोरोसिटी हाई नहीं लिखा, पोरोसिटी लेस लिखा है, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया था, तो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना,
ठीक है ना सर? इनडायरेक्टली इंडिकेट पूछा था। अच्छा चलो क्लास में देख लेंगे ना क्या पूछा था ना, हो सकता है मेरे पढ़ने में कुछ मिस्टेक हुई हो। चलो अगले पॉइंट पर आते हैं, लास्ट में एक बार फिर से देखेंगे। इंक्रीज इन एडिशन एंड कोहेशन फोर्स द हाइग्रोस्कोपिसिटीज। तो अगर एडेसिव कोहेसिव फोर्स बढ़ रहा है, ठीक है, मतलब चीजें चिपक रही हैं, ठीक है, अगर कहीं पे चीजें स्टिक हो रही हैं, चिपक रही हैं, इसका मतलब है हाइग्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स के अंदर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगले पॉइंट पर चलो। इफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज इंक्रीजेस द फ्लो एबिलिटी। अगर चार्ज बढ़ेगा तो पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अगर अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, ठीक है ना, तो एग्रीगेट बनाने लगेंगे, तो फ्लो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज बढ़ेगा, एग्रीगेशन बढ़ेगा, तो फ्लो जो है वो, है ना, चार्ज बढ़ेगा तो फ्लो डिक्रीज हो जाएगा। इफ द पार्टिकल साइज रिड्यूस देन इट इंक्रीजेस इन द। अगर पार्टिकल साइज में छोटा करते जाऊं, ठीक है ना, तो किस पे फर्क पड़ेगा, डेंसिटी पे फर्क पड़ेगा, सेडिमेंटेशन रेट पे, सरफेस एरिया पे, पार्टिकल वॉल्यूम। ठीक है, तो डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ है, अगर मैं साइज कम कर रहा हूं तो डायरेक्ट किस पे इफेक्ट पड़ेगा, सरफेस एरिया। ठीक है, सीधा रिलेशन किसके ऊपर आएगा, सरफेस एरिया। तो डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ है, सरफेस एरिया। तो आपका सबसे एप्रोप्रिएट आंसर क्या है, सरफेस एरिया। तो पार्टिकल साइज यदि आप रिड्यूस करते हो तो सरफेस एरिया आपका क्या होगा, बढ़ता जाएगा। Spherical shape particle give the maximum flow rate and the irregular shape of the particle material causes। ठीक है, तो अगर irregular shape का होगा, ठीक है, तो क्या करेगा, the breathing in hopper increases the flow, the breathing in hopper and decreases the flow। ठीक है, breathing का मतलब समझते हो, जब आपका मटेरियल हॉपर में भरा होता है, ठीक है, आपका मटेरियल जो है हॉपर में जब भरा होता है बच्चों, तो वो एक ब्रिज के जैसी लेयर बना देता है। ये हॉपर है, तो अगर मटेरियल फ्लो होता है तो वो मटेरियल क्या करता है, इस टाइप से स्टिक हो जाता है, तो एक ब्रिज बना देता है। तो क्या होता है, कई डाई में मटेरियल गिरता ही नहीं है और कहीं पर एक्स्ट्रा गिर जाता है, ठीक है ना, तो फ्लो जो है वो डिक्रीज हो जाता है, प्रॉपर फ्लो नहीं मिलता। Which equation is the true for determination of angle of repose? Angle of repose अभी अपन ने देखा था, tan theta is equal to, tan theta is equal to, जल्दी बताओ b कैसे दिख रहा है भाई इसमें, ठीक है, अरे क्या गलती कर रहे हो तुम लोग, इतना इजी क्वेश्चन है, कैसे गलत आंसर होगा। tan theta is equal to h upon r, और इसी को क्या लिखा था, theta is equal to tan inverse 1 h by r। ठीक है, तो ऐसा तो आपको tan theta के टर्म्स में लिखा है, तो ये लिखा है h by r। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज b। तो एंगल ऑफ रिपोज थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स h by r। ये भी याद रखना कौन कौन सी मेथड है, फिक्स्ड कोन, रोटेटिंग सिलेंडर, टिल्टेड बॉक्स में। अगर लेस देन 25 है तो एक्सीलेंट, 25 से 30 है तो गुड, 30 से 40 है तो पैसेबल, मोर देन 40 है तो वेरी गुड। ठीक है, ये तो याद रखना बहुत इजी हो जाता है। फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल कैन बी एनहांस्ड बाय, ठीक है ना, तो फ्लो प्रॉपर्टी कैसे एनहांस कर सकते हो, अल्टरिंग पार्टिकल साइज, अल्टरिंग पार्टिकल शेप, अल्टरिंग सरफेस फोर्स, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो फ्लो प्रॉपर्टी को कैसे कर सकते हो, ठीक है, अगर हमको पार्टिकल की फ्लो प्रॉपर्टी को करना है तो आप क्या कर सकते हो, अगर हमको किसी का भी, तो हमने क्या देखा था, अगर बड़े पार्टिकल के बीच में छोटे पार्टिकल भर दिए जाए, ठीक है ना, तो साइज वेरिएशन से भी आपको मिल सकता है, ठीक है ना, आपको पार्टिकल शेप में इरेगुलर को अगर आप यूनिफॉर्म कर दो, ठीक है ना, अल्टरिंग सरफेस फोर्स, सरफेस फोर्स का डायरेक्ट यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है। सरफेस फोर्स इज जस्ट यूज फॉर द रिड्यूसिंग द पार्टिकल साइज, ठीक है ना, पार्टिकल साइज रिड्यूस करने के लिए आप कर सकते हो, तो डायरेक्ट नहीं है, लेकिन दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है, तो आप ऑल ऑफ दिस पे जा सकते हो। चलो, तो particle shape particle give the maximum flow rate and irregular shape particle material cause the breathing in hopper and decrease the flow. Density of powder itself plus density of intraparticle plus interparticle space is known as, क्या बोलेंगे इसको, ठीक है, इंट्रा प्लस इंटर, इसको हम बोलेंगे बल्क डेंसिटी। जहां पे सारी चीज आ रही है, ट्रू भी आ गई, इंट्रा भी आ गया, इंटर भी आ गया, तो क्या बोलेंगे इसको हम, बल्क डेंसिटी। ठीक है, ये गलत मार्क हो गया, ठीक है, आंसर इज सी, बल्क डेंसिटी। जब तीनों चीज आती है बच्चों तो उसको हम क्या बोलते हैं, बल्क डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ पाउडर इटसेल्फ, डेंसिटी ऑफ इंट्रा पार्टिकल और इंटर पार्टिकल, ठीक है ना, ये गलत मार्क हो गया, करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है, तो याद रखना, मेथड भी याद रखना, यहाँ पे गैस डिस्प्लेसमेंट, हीलियम, नाइट्रोजन, लिक्विड, यहाँ पे मरकरी यूज होती है, और बल्क डेंसिटी में तो सारी चीज आएगी, डेंसिटी ऑफ पाउडर इटसेल्फ, इंट्रा और इंटर पार्टिकल स्पेस। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हो गए आपके, दैट इज रिलेटेड टू द, आपको याद रखने हैं, माइक्रोमेट्रिक्स से जिस टाइप के क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, ओके, ग्लाइडेंट फ्लो प्रॉपर्टी को बढ़ाता है। ठीक है, अगर ग्लाइडेंट आप ऐड करोगे तो पाउडर जो है वो फ्री फ्लोइंग हो जाएगा। चलो, क्लियर है सभी के, कोई डाउट तो नहीं। तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे, हमारा माइक्रोमेट्रिक्स हो गया, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे रियोलॉजी। इसमें कोई डाउट तो नहीं है, इनडायरेक्टली वाला देख लेते हैं क्या था क्वेश्चन। ठीक है, उसमें हमने आंसर, क्वेश्चन नंबर क्या था याद है,
ये नहीं था। हाँ ये क्वेश्चन था, ठीक है। कार्स कंसोलिडेशन इंडेक्स इज इनडायरेक्टली रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। हाँ ठीक है ना, मैं इसको कैलकुलेटेड पढ़ लिया था, ठीक है। रिलेटेड लिखा है, कैलकुलेटेड नहीं लिखा है, इसे कैलकुलेट नहीं कर सकते, है ना, रिलेट कर सकते हैं, समवॉट रिलेट कर सकते हैं, इसलिए आंसर ये चला गया होगा कि कोहेसिवनेस का पता चल सकता है, ठीक है। मोर एक्यूरेट वन इज द रिलेटिव फ्लो रेट, ठीक है। तो समवॉट आइडिया लग सकता है, इसे कैलकुलेट नहीं कर सकते, मॉइस्चर कंटेंट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड बाय कार्स इंडेक्स, लेकिन हाँ आप रिलेट कर सकते हो ना, रिलेटेड बोला है, कैलकुलेटेड नहीं बोला है, ठीक है ना। तो कार्स या कंसोलिडेशन इंडेक्स इनडायरेक्टली रिलेटेड बोला है, ठीक है। मैं फ्लो में कैलकुलेटेड पढ़ गया था, ठीक है। कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, कैलकुलेट नहीं कर सकते, रिलेट कर सकते हो कि भाई कहां ज्यादा है कहां कम है, कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। ओके, ठीक है, इसको डी कर दो, ठीक है। मैंने इसको कैलकुलेट वो समझ लिया था, ये रिलेट लिखा है तो रिलेट कर सकते हो, कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है ना। अगर कैलकुलेट करने की बात करता है कि क्या कार्स इंडेक्स कंसोलिडेशन से कैलकुलेट कर सकते हो, नहीं, है ना, मॉइस्चर कंटेंट कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। चलो अगले पॉइंट पे चलते हैं, एक चीज और थी वो भी देख लेते हैं, एक एक्स्ट्रा पॉइंट था। इसमें भी सेम ही है, चलो ठीक है, कोई भी एक टेबल आप याद कर लेना, उससे प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसमें और कोई डाउट हो किसी का तो बताओ, ठीक है, और कुछ डाउट हो तो बोलो। पोल्टर काउंटर का वर्किंग प्रिंसिपल बता दूं, ठीक है, ये लो पोल्टर काउंटर का इमेज है, यहाँ बता देता हूँ, देखो नेक्स्ट क्लास से फिर अपन रिवोलॉजी स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या होता है बच्चों, ये एक बीकर है, इस बीकर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन भरा हुआ है, ठीक है ना। इसके अंदर क्या भरा हुआ है, एक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन भरा होता है, ठीक है। और इसके अंदर तुम देख रहे हो एक ट्यूब और अलग से लगी हुई है, और ये जो ट्यूब होती है इसके अंदर एक छोटा सा ऑरिफिस भी होता है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड लगा हुआ है। अभी क्या हो रहा है, इसमें करंट का फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, वो करंट का फ्लो हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर वो करंट एम्पलीफाई हो रहा है, थ्रेशोल्ड हो रहा है, और ये आपके पास सिग्नल आ रहा है, ठीक है। अब जैसे ही एक पार्टिकल यहाँ पर इंटर करेगा, कोई भी पार्टिकल इंटर करेगा, तो हर एक पार्टिकल के इंटर होने पर यहाँ पर जो करंट का फ्लो है उसमें एक रेजिस्टेंस डेवलप होगा, ठीक है ना। क्या डेवलप होगा, रेजिस्टेंस डेवलप होगा, और उस रेजिस्टेंस की वजह से ये सिग्नल में चेंज आएगा। तो जितना इस सिग्नल की हाइट में चेंज होता है वो हमको पार्टिकल साइज का आइडिया देता है, ठीक है ना, ठीक है। वो किसका आइडिया देता है, वो चेंज इन आपके पास जो रेजिस्टेंस डेवलप होगा या करंट के फ्लो में जो चेंज आएगा, इट विल गिव द आइडिया ऑफ, ठीक है, इट विल गिव द आइडिया ऑफ पार्टिकल साइज, ठीक है। ओके, एक और क्या डाउट था किसी का लाइट वाले क्वेश्चन में। हाँ, लाइट पाउडर बोलने का ही मतलब पहले अपन ने बात किया था कि जब कभी भी हम किसी चीज को लाइट बोल रहे हैं, ठीक है ना, अगर हम किसी चीज को लाइट बोल रहे हैं, लाइट पाउडर बोल रहे हैं, ठीक है, लाइट पाउडर, ठीक है, लाइट पाउडर मतलब ऐसा पाउडर है जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, ठीक है। वॉल्यूम क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा। अब तुमको पहले ही पता है तीन टाइप के वॉल्यूम होते हैं, ट्रू वॉल्यूम, ग्रेनुलर वॉल्यूम और बल्क वॉल्यूम, ठीक है। तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम वाला कौन सा होता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर कोई चीज लाइट है, इसका मतलब है कि वहां पर हम कौन सा वॉल्यूम कंसीडर कर लेंगे, बल्क वॉल्यूम, ठीक है। तो कोरिलेशन भी किसका करेंगे, बल्कीनेस और बल्क डेंसिटी का कोरिलेशन करेंगे, ट्रू के साथ नहीं करो, ठीक है। क्लियर हो गया। चलो रोटेटिंग सिलेंडर से स्टैटिक डायनेमिक दोनों निकाल सकते हैं, क्वेश्चन नहीं समझाना, ठीक है। फ्लो प्रॉपर्टी आपको निकालना है, ठीक है, किसी भी पाउडर की, ठीक है। तो पाउडर को आपको डायनेमिक तो करना ही पड़ेगा, फ्लो नहीं कराओगे तब तक कैसे पता चलेगा, ठीक है। क्लियर है। चलो तो अगली क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे रिवोलॉजी, ठीक है। अब धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाएंगे अपन, लेकिन आप जैसे चीजों को पढ़ना और सीखना शुरू करोगे अपन स्पीड बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का पहले ही बताया था मैंने, किस किस के बीच में होता है बच्चों, साइज और फ्रीक्वेंसी के बीच में, ठीक है ना। अगर ये बेल शेप में आ गया, ठीक है ना, इसको हम कहते हैं नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ठीक है। ये होता है आपका नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व,
ठीक है। जनरली दो टाइप का आता है, आइडियली फार्मास्यूटिकल में ऐसा नहीं आता है, वो कैसा आता है, स्क्यूड शेप में आता है। अगर कोई पूछे कि भाई फार्मास्यूटिकल्स पाउडर के कैसे आते हैं, तो ऐसे आते हैं फार्मास्यूटिकल पाउडर, ठीक है, उनकी स्क्यूड शेप आते हैं, बेल शेप नहीं आते, ठीक है, क्योंकि वहां पे पाउडर कैसे होते हैं, अलग अलग साइज के होते हैं। फिर क्या करते हो आप, इनको बेल शेप में कन्वर्ट करते हो बाय द हेल्प ऑफ सेपरेशन, आप सीविंग करोगे, सब कुछ करोगे, ठीक है। चलो, ऐसे ही एक हमने कर्व की बात की थी कि अगर इसी ग्राफ को यहां पर साइज रहने दो, ठीक है, और यहां पर क्यूमुलेटिव ले लो, ठीक है ना, क्या ले लो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ले लेते हो तो ये जो ग्राफ है आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है, इसको हम बोलते हैं सिग्मोइडल, ठीक है, सिग्मोइडल, इसको हम कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो अगर आपसे पूछे कि बताओ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कैसा होता है, ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कैसा होता है, तो ये होता है एस शेप का, ठीक है, ये कैसा होता है, ये एस शेप का होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का शेप कैसा होता है, एस शेप का होता है, ठीक है, क्लियर है। एडसॉर्प्शन आइसोथर्म में जब मैंने लैंगमुर एडसॉर्प्शन आइसोथर्म बताया था, तो मैंने बोला था कि उसको आपको मान के चलना है कि अगर किसी पार्टिकल के चारों ओर हो तो किसी भी पार्टिकल में आपस में इंटरेक्शन नहीं होगा, और पार्टिकल जो है वो एक ही लेयर बनाएगा, एक से ज्यादा लेयर नहीं बनाएगा, और इट ऑलवेज अकर एट लो प्रेशर, ठीक है ना, लो प्रेशर पर ही ये अप्लाई होता है लैंगमुर, अदरवाइज वो फेल होता है, ठीक है। आप तो मॉड्यूल की टेबल फॉलो कर लो, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। चलो, आई थिंक इस चैप्टर के जितने डाउट्स थे सब हो गए, बाकी फिर आप अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब आपको एक ही चीज करना है, ठीक है, कि आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, बार बार सेम थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बेटर है कि आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते जाओ, ठीक है ना। ओके, लो प्रेशर, देखो मैंने तीन एडसॉर्प्शन आइसोथर्म बताया था, एक लैंगमुर एडसॉर्प्शन बताया था, एक फ्रेंडली एडसॉर्प्शन बताया था, और एक बीटी इक्वेशन बताया था, ठीक है। तो ये जो लैंगमुर एडसॉर्प्शन आइसोथर्म होता है, ये मैंने बोला था कि अगर एक पार्टिकल है तो उसके ऊपर ये सिंगल लेयर बनाएगा, ठीक है, और मैंने कहा था कि थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये दोनों को मैंने एक्सपेरिमेंटल और इंपेरिकल कहा था। इसमें हमने कहा था एक से ज्यादा लेयर बन सकती है इसके ऊपर, ठीक है ना, पहले मोनो बन सकती है, फिर मोनो के बाद मल्टी भी बन सकती है, ठीक है, एक से ज्यादा लेयर बन सकती है। यहाँ पर हमने यहाँ पे भी क्या बोला था, एक से ज्यादा लेयर, ये मल्टी मॉलिक्यूलर एडसॉर्प्शन हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर मल्टी मॉलिक्यूलर एडसॉर्प्शन हो सकता है। तो हमने कहा था कि मल्टी मॉलिक्यूलर एडसॉर्प्शन मतलब ये जो दोनों थ्योरी है, ये यू कैन एक्सप्लेन एट हाई प्रेशर एज वेल, ठीक है ना, हाई प्रेशर पर ये वाला जो है, इनने सब क्या बोला था कि ये जो एब्जॉर्प्शन होगा वो लो प्रेशर पर होगा, मोनो लेयर ही बनेगी, उससे ज्यादा लेयर नहीं कंसीडर करना है, ये लैंगमुर का है। तो जब भी आपसे सिर्फ मोनो लेयर की बात की जाएगी मतलब लो प्रेशर है, नो इंटरेक्शन है, ठीक है, ये सारी चीजें बात की जाएगी, इसमें पार्टिकल के बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं है, मोनो मॉलिक्यूलर बन रही है, लो प्रेशर पर हो रहा है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है। टॉर्टोसिटी क्या होता है, मतलब हमने बात किया था ना, जब हम प्रोजेक्टेड डायमीटर पढ़ रहे थे कि एक पार्टिकल है वो ऐसा था, उसको हमने क्या किया, प्रोजेक्ट किया, आड़े टेढ़े चीज को, है ना, किसी लीनियर शेप में कन्वर्ट कर देना, स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर देना, या किसी यूनिफॉर्म शेप में कन्वर्ट कर देना, ठीक है ना। तो स्ट्रेट चीज थी, उसको आपने खींच के क्या कर दिया, सीधा कर दिया, ठीक है। हाँ, सरफेस इंटरफेशियल टेंशन, हाँ वो भी ले सकते हैं, ठीक है। फ्लो रेट आप अकेले किसी सिर्फ सिंगल पार्टिकल को नहीं बता सकते, ठीक है, फ्लो रेट यदि आपको बताना है, ठीक है ना, देखो ऐसे समझो, मान लो ये एक पार्टिकल था, ठीक है ना, ये गेहूं का दाना था, ठीक है, अभी इसमें पार्टिकल पास पास में, अभी आपने क्या किया, इसका साइज रिड्यूस किया, ठीक है, अभी साइज रिड्यूस किया तो पार्टिकल क्या हो गए, दूर दूर हो गए, ठीक है ना, साइज रिड्यूस किया आपने, तो साइज रिड्यूस किया तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि सरफेस एरिया क्या हो गया, बढ़ गया, तो इनने अब ज्यादा वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई किया है, तो वॉल्यूम भी क्या हो गया, बढ़ गया। अगर एरिया बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, जहां पर भी वॉल्यूम बढ़ता है हम उसको क्या बोल देते हैं, क्या बढ़ गया है, बल्कीनेस बढ़ गई है, ठीक है, क्या बढ़ गई है, बल्कीनेस। लेकिन अगर कभी ऐसा बोला जाए कि बड़े पार्टिकल में छोटे पार्टिकल मिक्स कर दिए गए, अगर इस टाइप से कहा जाए, ठीक है, तो अगर एक लार्ज पार्टिकल है, लार्ज को हम बोलते हैं कोर्स और इसको हम बोलते हैं फाइन, अगर कोर्स में फाइन को मिक्स करने की बात की जाए कि अगर आपने इसको मिक्स कर दिया, बड़े और छोटे को मिक्स कर दिया, तो इसके बीच का स्पेस क्या हो गया, खत्म हो गया, इसके बीच का स्पेस कम हो गया, मतलब पोरोसिटी कम हो गई, पोरोसिटी कम हो गई तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है, डेंसिटी क्या हो जाएगी, और मैंने पहले ही बताया था जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी उसका फ्लो ज्यादा होगा, जिसकी बल्कीनेस ज्यादा होगी मतलब इसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, इसका मतलब उसका पोरोसिटी भी ज्यादा होगा,
ठीक है, उसका पोरोसिटी ज्यादा हो रहा है तो फ्लो क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो वो आपको डेंसिटी के साथ कोरिलेट करना है, सिर्फ साइज के साथ कोरिलेट नहीं करना। ठीक है, सिर्फ साइज से कोरिलेट नहीं करना, आपको ये भी देखना है डेंसिटी का वहां पे क्या कोरिलेशन है। ठीक है, अगर आप डेंसिटी को लेकर के चलोगे तो फ्लो का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, तो डेंसिटी को कंसीडर करना है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो डेंसिटी, अगर जब भी फ्लो को याद रखना, आपसे जब भी फ्लो के लिए क्वेश्चन पूछे, फ्लो के लिए जब भी क्वेश्चन पूछे तो आप हमेशा डेंसिटी के साथ रिलेशन बनाओगे तो गलत नहीं होगा। ठीक है, डेंसिटी सोच के चलना है, डेंसिटी में क्या हो रहा है, कम की ज्यादा, अगर ज्यादा हो तो फ्लो बढ़ा देना, डेंसिटी कम हो तो फ्लो कम कर देना। अभी तो मैंने बताया कि टॉर्सिटी की अगर भी बात करोगे, आड़ी टेढ़ी चीज को खींच के सीधा कर देना। ठीक है ना, कोई घुमावदार चीज थी उसको खींच के क्या कर दिया